नफरत की लकीरों से कितने चित्र बनाओगे? नफरत की लकीरों से कितने चित्र बनाओगे? पहले ही सवाल हैं और कितने उलझाओगे? इतने तो लाचार नहीं कि मुस्कुरा नहीं सकते, दो घड़ी प्यार से समझा नहीं सकते। माना कि बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें, पर क्या जो छोड़ गए वापस ला पाओगे तुम? जो इज्जत तुमने उसकी नज़रों में गवा दी, क्या फिर से कमा पाओगे तुम? नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के 11वें एपिसोड में। हर एपिसोड में एक नई सेलिब्रिटी के साथ आपके पास मौजूद होते हैं उनकी जीवन से, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिल सके, आप बेहतर हो सके। आज ऐसी ही सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोना चौधरी मैम। इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और खास करके 3 चीज़ों में मास्टर है। पहला तो ऑथर है मैम, दूसरा इंडियन फुटबॉल क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं और अभी बाकायदा एज अ ट्रेनर काम कर रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्बात में। शुक्रिया। मैम, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अब तक जिंदगी का? बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा सवाल है। अच्छा ही कहूँगी, क्योंकि मिले जुला रहता है। कोई भी जब भी आप कुछ करने निकलते हैं तो आपको हर तरह के अनुभव मिलते हैं, खट्टे और मीठे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि मैम, जितना मैंने आपके बारे में जानने की कोशिश की है, मैंने सुना है तो आप तो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, तो मुझे लगता है खट्टा ज़्यादा है शायद से। खट्टा कड़वा बहुत कुछ है। तो ऐसा कोई 2 इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको आज भी याद है और शायद लगता हो आपको कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए था मेरे साथ? बहुत कुछ ऐसा है आयुष जो जिंदगी में होता है और आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो। मैं फुटबॉल से ही अगर अपनी ज़िंदगी बताऊं तो फुटबॉल एक वक्त था जब फुटबॉल का इतना ज़्यादा जुनून था मुझे कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़िंदगी है मेरी, और अगर किसी को हक नहीं बनता कोई मेरी ज़िंदगी मुझसे छीने, वो चाहे कोई भी है। फिर मेरे रास्ते में फैमिली, फ्रेंड्स या कहीं पे भी कुछ भी आया, मैंने फुटबॉल के लिए हर चीज़ को कैसे कैसे मैं निकल के आई हूँ। वो अनुभव शब्दों में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन एक ही चीज़ है कि जब आपके पास जुनून और जिद दोनों हो, जब आपका पैशन आपके पास हो, तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, आपको गोल नज़र आता है। और मेरे साथ भी वही था, मुझे सोते जागते बस और कुछ नज़र नहीं आता था, फुटबॉल नज़र आती। तो फुटबॉल ही आपने आगे एक फ्यूचर में कंटिन्यू भी किया? मैंने कंटिन्यू किया मैम, क्योंकि आप एज अ ऑथर भी हैं और इंडियन फुटबॉल टीम की क्रिकेट की कैप्टन भी रह चुके हैं, क्योंकि आपने ये बताया अभी, क्योंकि फुटबॉल आपका जुनून था, बाद में एज अ ट्रेनर भी काम कर रही हैं। तीनों रोल को कैसे बखूबी निभाती हैं? सोच के नहीं निभाती, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बस निभा लेती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं मुझे ये सारी कि जो मुझे आज का दिन मिला है, जो मुझे ये काम मिला है, मैं इसको बखूबी निभा जाऊँ, इतना ही मेरा टारगेट रहता है। इससे ज़्यादा नहीं कि मुझे जो काम मिला है मैं उसको 100% करूँ, और या मैं जो काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हो, वो काम आपकी पसंद का हो तो वो काम नहीं, वो आपके लिए फन हो जाता है, मस्ती हो जाता है। आप करके भी सारा दिन उस काम को करेंगे तो भी थकान महसूस नहीं होती। फुटबॉल में खेलती थी, घंटों खेलती थी, 6-7 घंटे में एक दिन ग्राउंड में लगाती थी, हर रोज लगाती थी। मुझे थकान, ठीक है, एक फिजिकल आपकी एक लिमिट होती है, वो थकान लगती है, लेकिन मेंटली जब आप थक जाएंगे तो आप वाकई थक जाते हो। मैं मेंटली नहीं थकती थी, और जब कोई काम आपको पसंद नहीं हो और वो आपको करना पड़े तो आप करने से पहले थक जाएंगे, फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आप सोच के नहीं करती, बस कर लेती हैं? मैं ये सोच के करती हूँ कि मुझे करना है और ये मुझे अच्छा लग रहा है और ये सबके हित के लिए अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मुझे पसंद है कि नहीं है, ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं, इसमें मैं 100% दे सकती हूँ कि नहीं। अगर मैं 100% नहीं दे सकती, अगर वो काम मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सिरे से नकार देती हूँ कि मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं करूँगी। जो मुझे करना है मैं वही करूँगी। और अभी कुछ सालों से तो ऐसी हो गई हूँ कि जितना करना है उतना ही लूँगी। पहले मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बहुत काम कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा लिमिट कर लिया। मैम, जहाँ तक मुझे पता है हरियाणा में लड़कियों को ज़्यादा इजाज़त नहीं है कुछ करने की, तो ये ड्रीम फुटबॉल का किसी ने जगाया या आपने खुद ही देखा कहीं से आया हो? एक बड़ी मज़ेदार बात है, मुझे ड्रीम कहीं से मिले नहीं, मुझे चैलेंजेस मिले।
और मैंने चैलेंजेस को ड्रीम बना लिया। चैलेंजेस को ड्रीम बना, हाँ। तो स्कूल से चैलेंज मिला आपको? मुझे मुझे पैदा होने से लेके चैलेंजेस मिले हैं। पैदाइश पैदाइश ऐसी जगह हुई कि मतलब ऐसे लगता था कि मैं, पहले तो मुझे ये तकलीफ होती थी कि मैं लड़की क्यों हूँ, मैं लड़का क्यों नहीं हूँ। भला ही कहीं पे भी रियलाइज कितना करवाया गया है वो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट हर पल आपको कहीं ना कहीं ये महसूस करवाया जाता है, स्कूल में, सोसाइटी में, घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जहाँ पे भी आप होते हैं, आपके वजूद को नकारने की बाकायदा कोशिश की जाती है कि आप लड़की हैं और आप अपनी हद में रहें। तो लड़की के लिए सारी हदें बना दी जाती हैं और मतलब वो बगैर सोचे समझे बना दी जाती है। उसे उसका वहाँ पे कोई मतलब बनता है कि नहीं बनता, वो लगानी चाहिए वो बंदिशें या नहीं लगानी चाहिए, इसका फैसला तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये है कि वो बच्चा है, उसे अभी उस चीज़ का पता ही नहीं है, उसका बचपन आप उससे छीन लेते हो। एक छोटी सी बच्ची है, उसको शुरू से ही आप समझाने लगते हो कि तुम लड़की हो, तुम्हें तो घर का काम आना ही चाहिए। मैं अपनी बताती हूँ, मैं जब घर में काम करने का, मुझे घर का काम करने का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो सर पे पड़ती है तो हर आदमी सीख ही लेता है। मैंने भी सारे काम सीख ही लिए, कर ही लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट था वो था, मुझे गाड़ी चलाने का इंटरेस्ट था, मुझे बाइक चलाने का इंटरेस्ट था, मुझे बड़ी गाड़ी चलाने का इंटरेस्ट था, मुझे वो सारे काम करने का, सारे वो गेम्स खेलने का, आउटडोर गेम्स खेलने का इंटरेस्ट था। मुझे सुबह सुबह जाऊँ, मैं ग्राउंड में खेलूँ जैसे लड़के खेलते हैं, और घर में अगर कोई काम है तो मैं टेलीफोन के बिल भर के आ जाऊँगी, मैं बिजली के बिल भर के आ जाऊंगी। जो काम लड़कों को दिए जाते हैं वो सारे काम मुझे अच्छे लगते थे। तो मुझे फिर किचन क्यों दिखाया जाता है अगर मेरा इंटरेस्ट वहाँ नहीं है? तो हो सकता है मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि पैदा होते ही हम कहते हैं कि कुकिंग नहीं आई, तो मेरे को जैसे कहा जाता था कि नाक कटवाएगी, इसको घर का काम नहीं आता है, ये नहीं, ये तो मेरे अपने घर की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ज़िंदगी में। आप मैटर ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और आपकी अपब्रिंगिंग, आपका जो भी पालन पोषण है वो किस ढंग से हो रहा है, क्या शब्द आपको सुनाए जाते हैं सुबह उठते ही, पैदा होते ही। जब लड़की पैदा होती तो बोलते पराया धन आ गया, तो पहली बात तो वो धन शब्द ही गलत है, क्योंकि लड़की इंसान है, वो धन नहीं है। धन का मतलब इस्तेमाल करना होता है। और फिर कन्यादान, कन्यादान जैसा शब्द हम कन्या के शास्त्रों में भी लिखा है, कन्या के लिए दिया हुआ दान, उसे हम कन्यादान बोलते हैं, लेकिन उसको काट पीट के ऐसे बना दिया कन्यादान, यानी जो लड़की है वही दान है। तो दान दी हुई वस्तु होती है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, फिर उसके साथ जिसको दान दिया वो जो मर्जी करे। तो एक तरह से हम देखिए अपने शब्दों में पहली मात्रा जब बच्चा सीखता है तो उसको राम खाना खा, रमा झाड़ू लगा। राम तो राजा बेटा है, वो तो खाना खाएगा, और रमा पैदा हुई है, क्यों झाड़ू लगाएगी? भाई राम और रमा खाना खाओ, राम और रमा झाड़ू लगाओ। मैं ये नहीं कह रही कि बेटे को काम अलग करवाना चाहिए, बेटी को, दोनों को सब काम आना चाहिए। बेटे को रोटी बनाना भी आना चाहिए और बेटी को बाहर के काम भी आने चाहिए। काम कोई बुरा नहीं है, करने की मंशा बुरी नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट आपको ये देखना है कि बच्चा क्या करना चाहता है। हमको नहीं देखा जाता था, हमारे लिए नहीं देखा गया था, हम पे थोपा जाता था कि तुम लड़की हो तो तुमको ये करना ही। तो वो जो थोपना वाला जो था वो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि कोई भी काम आप पे इम्पोज किया जाएगा तो आप नहीं कर सकते, आप उसको उस काम में आप कैसे इंटरेस्ट ला सकते हो? मैम, क्योंकि आपने जेंडर सेंसिटाइजेशन को आगे बढ़ा रही हैं, ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स रेज किए हैं अभी आपने, वो सब उसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो फेमिनिज्म की तरफ बढ़ रही हैं आगे, तो इसी सवाल पे क्यों आप आगे बढ़ना चाहती हैं? लाइक ऐसा लगता है कि आप बायस हो गई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मैं कैसे बायस हो सकती हूँ? मेरे भाई भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरे फैमिली भी है, मेरे सब मेरे हस्बैंड है, सब लोग मेल हैं, मैं किसी से कैसे बायस हो सकती हूँ? और ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं या मैं सबकी तरफ,
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक सोच को बदलने की ज़रूरत है हम्म, कि जो मैं ये भी नहीं कह रही कि 100% या 33%। हम्म, भाई एक इंसान जो पैदा हुआ है अपनी आज़ादी लेके, वो आज़ादी से जिए, आज़ादी से सोचे, आज़ादी से समझे। हम्म, उसको वो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें, उसको वो माहौल दें जिसमें वो खुल के सांस ले सके। सांस लेने के लिए खुली हवा जब आपको चाहिए, तो सपने देखने के लिए, कुछ बनने के लिए इन्वायरमेंट भी तो खुला चाहिए ना। आप घर से निकलते ही हमको रिक्शा वाले भैया से भी डर लगता है, हमको बस में बैठने से भी डर लगता है, हमको रोड पे चलने से भी डर लगता है। तो ये क्या है? क्योंकि वो पालन पोषण ही ऐसा है। उसमें जब आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये लड़की है ये लड़का है, तो उसके मन में पैदा होते ही वो बॉसिज्म आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, हम्म, कोई भी क्लास हो, वो हम्म, मैटर नहीं करता। हम्म, बट माइंडसेट वो बन जाता है कि भाई लड़की है तो वो उसको आप दबा सकते हो, हम्म, लड़का है तो वो चाहे कोई भी है, उसको वो राइट बनता है कि वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी करे। वो सोच हमारी नहीं होनी चाहिए, चाहे हम कोई भी हैं। भाई एक इंसान है, जब वो दुनिया में आता है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय Boy, है, सबको बराबर की सोच के साथ जीने का हक होना चाहिए, अब ताकि बाहर निकल के हम डरे ना बल्कि जिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता है, आप बताइए इसमें कहाँ से बायस वाली बात? बायसनेस तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन आपने टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया, इसलिए मैं सवाल क्योंकि मैं ग्राउंड में जाती थी आशीष, मुझसे मेरे कोच मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे कोचिंग नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम लड़की को कोचिंग देंगे तो कल को कोई हमें क्या बोलेगा। और अकेली लड़की मैं होती थी पूरे स्टेट में, हरियाणा स्टेट में खेलने वाली। अब उस लेवल तक मैं गई हूँ, मेरा जुनून था, मैंने दीवार को, पत्थर को, ओपोनेंट को, लड़के को, लड़के सबको अपना ओपोनेंट मान के उनके साथ में खेलती चली गई, प्रैक्टिस करती चली गई और मैं बन गई, क्योंकि वो मेरा जुनून था। मैं जून जुलाई में 2:30 बजे 3 बजे अगर दोपहर में मैं ग्राउंड में बॉल के साथ लगी हुई हूँ, गुस्सा आता था मुझे अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं होता था, तो मैं उसको बॉल को पीटती थी, खूब किकिंग करती थी, क्योंकि वो सारा गुस्सा वहाँ पे निकलता था, जिसने जो बोला वो गुस्सा भी वहाँ निकलता। तो मैंने अपने गुस्से को एक दिशा दी थी, पॉजिटिव दिशा, कि मुझे बनना है, तो मेरे पास वही एक जरिया था। तो उसी तरह से जब मुझे जहाँ जहाँ पे जो जो हार्डल्स नज़र आए, कि ग्राउंड में जाती हूँ तो वहाँ मुझे ये कह के कोचिंग नहीं दी जाती क्योंकि मैं लड़की हूँ। कैंप में जाती थी तो जहाँ पूरी टीम बॉयज़ की होती थी, मैं कैंप में तो ले ली जाती थी, लेकिन मेरे रहने का इंतज़ाम नहीं होता था, वो मुझे खुद करना होता था, मेरे पेरेंट्स को करना होता था स्पोर्ट्स की तरफ से। और टूर्नामेंट में मैं जाती थी, क्योंकि अब अकेली लड़की हरियाणा से सेलेक्ट होंगी, क्योंकि खेलूंगी तो सेलेक्ट भी होंगी। भला ही हरियाणा की टीम हार के आ जाती थी या यूपी की टीम हार के आ जाती थी, मैंने बाद में यूपी से भी नेशनल्स खेले हैं। मैं लखीमपुर खीरी से मैंने अपना फुटबॉल यूपी से शुरू किया था, क्योंकि हरियाणा में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, और गलत बात ना मैं बर्दाश्त करती हूँ और ना मैं सुनती हूँ। मैं लड़ती भी नहीं, लेकिन मैं किनारा करके अपना काम करती रहती हूँ। मैं लड़के अपनी एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं की, मैंने काम करके की, इसीलिए मेरे पास मेरा काम ही मेरा दोस्त रहा। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं और यहाँ मुझे वो रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो मैं अपने रास्ते बनाती चली गई। मैंने वहाँ लड़के और रुक के या किसी से बहस करके कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए मेरा वक्त बहुत कीमती था। और पता नहीं क्यों बचपन से ये समझ बहुत जल्दी ही मुझे मैच्योर कर गई थी, एंड आई वॉज मच मैच्योर देन माई एज, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे किसी चीज़ को वैल्यू करना है तो अपने टाइम को वैल्यू करना है। मेरे पास माई टाइम वॉज माई मनी, एवरीथिंग वॉज माई टाइम, तो मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, इसीलिए शायद मैं इतने सारे रोल्स निभा पा बहुत रही अच्छी तरीके से निभा पा रही हैं। हाँ। मैम, क्योंकि आप फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो आप बहुत सारी लड़कियों के संपर्क में आई होंगी जो फुटबॉल खेलती थी आपके साथ। आपकी स्टोरी तो टफ रही है, जैसे आपने बताया, उनकी स्टोरीज जब आप सुनती थी, तो अगर मेरा सवाल ये है
कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट्स की तरफ भागना है, स्पोर्ट्स को अगर अपना फ्यूचर बनाना है, तो उसके लिए ड्रीम कितना टफ और कितना आसान है? ये ड्रीम बहुत आसान नहीं है आशीष, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है जब मेरे सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि या तो मैं फुटबॉल छोड़ दूं और या मैं ग्राउंड छोड़ दूं या मैं घर छोड़ दूं। ये सारी चीज़ें कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसमें से गुजरते हैं, ये अंदर से इसके होके जाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आई रेटिंग अ पोएम लाइक कुछ खोने की, पाने की चाहत में कुछ खोने चला हूँ। तो ये लाइन मुझे याद आ गई आपकी बात से। कुछ पाने की चाहत में कुछ खोने चला हूँ, नहीं जानता हूँ किस ओर बहने चला हूँ। हर मोड़ पे कुछ खो देता हूँ, हर चौराहे पे किसी को चुना करता है। तो आपने जो 3 चीज़ें बताई, ऑब्वियसली बहुत टफ रहा। फिर चुना किसको आपने? मैंने अपने ड्रीम को चुना, अपने गोल को चुना, अपने पैशन को चुना और अपने वक्त को चुना। तो कितना टफ था वो चुनना, वो चीज़ें? एक रात थी जिसमें मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या फुटबॉल छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं वैसे भी फुटबॉल छोड़ दिया तो जी नहीं पाऊँगी। मैं बहुत इमोशनल हूँ, सेंटिमेंटल बहुत हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये हमेशा, मैं अपनी बहुत बड़ी क्रिटिक भी हूँ। एक एक छोटी छोटी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मेरी रहती है। जो भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे कोई कहे इससे पहले मैं खुद को पहले ही इतना ज़्यादा उन पैरामीटर्स में फिट करती हूँ कि गुंजाइश ना रहे। तो हर काम में, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा, मेरी तैयारी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। छोटा सा भी काम होगा तो मैं ओवर प्रिपेयर्ड जाती हूँ, कभी भी मैं प्रिपरेशन में कमी नहीं छोड़ती, चाहे वो किसी भी काम से रिलेटेड क्यों। मुझे रातों को नींद नहीं आती है जब मैं किसी काम के लिए जा रही होती हूँ, क्योंकि मैं मेंटली उस पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। मैं एक तो फेल नहीं होना चाहती हूँ, एक वक्त नहीं गंवाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जब ये चाहते हैं, कोई भी फेल नहीं होना चाहता, लेकिन डेलिबरेटली मैं उसमें कोई ऐसा काम नहीं छोड़ना चाहती जिसकी वजह से, मेरी वजह से या मेरी किसी प्रिपरेशन की कमी से मैं पीछे रह गई। तो वो कभी से आदत नहीं। हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा मैंने 100% देने की कोशिश की है। हो सकता है वो जेनेटिक रहा हो कि मैं किसान की बेटी हूँ, तो उस वक्त तकलीफ होती थी कि मैं किसान की बेटी हूँ, क्योंकि किसान को हमारे देश में कि मतलब क्या है, आप वो कुछ ले तो नहीं रहे, एक 2 शब्द आप इज्जत के भी नहीं दे सकते किसी को, तो आप कितने गरीब हो ये देखो। मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं कि हम बहुत लोगों के अप्रवास में आते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली लड़कों से अगर तुलना की जाए तो उनके सपने और टफ हो जाते हैं, सपनों को पूरा करना। तो वैसी लड़कियों को जिन्होंने स्पोर्ट्स को अपना फ्यूचर बना लिया है, उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? स्काई इज द लिमिट। कोई भी सपना, देखिए हम बात लड़कों या लड़कियों की कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही लड़कों की ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन है, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। लड़की सोचती है मैं लड़का होती तो शायद मैं ज़्यादा कर लेती। हाँ। लड़का सोचता है कि लड़कियों की राह आसान है क्योंकि वो जल्दी कर लेती, उनमें कंपटीशन कम है, उतना नहीं है जितना लड़कों में है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के लिए अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे। लड़के को भी तो ढंग से हमारी सोसाइटी में वो नहीं दिया जा रहा है कि भाई लड़का अगर कभी मायूस होता है, रोता है, तो आंसू निकलते हैं उसके, भाई ह्यूमन बीइंग है, दुखी भी होगा, हंसेगा भी, रोएगा भी, सारी चीज़ें होंगी, उसके इमोशंस तो आएंगे। तो हमारी सोसाइटी उसको रोने तक का भी राइट नहीं देती है, मतलब उसको उतना हक भी नहीं है कि वो बेचारा खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। वो कहते हैं कि एक कहावत होती है ना कि ये तो रो रहा है, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। हाँ, कोई अगर बेचारा थोड़ा सा चुप रहता है तो चूड़ियां पहन लो। ये क्या है? पहली बात तो ये आप लड़कियों को डिमोटिवेट कर रहे हो इस तरह की बातें कह के। आपका कम्युनिकेशन जो है वो इतना ज़्यादा खराब है कि आप बोलने भर में भी ये दिखा रहे हो कि कितना फ़र्क है। जितनी भी गालियां हैं हिंदी में, सारी फीमेल को लेके, एक भी 100 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, बट किसी में भी जेंडर इक्वालिटी की भाषा नहीं, ठीक है।
तो बोलने भर से हम जैसे लड़की शादी के लिए जाते हैं या रिश्ता तय करने, बोलते हैं लड़की वालों के यहाँ जा, लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ। वो नुमाइश नहीं है कि आप उसे देखने जा रहे हैं। बोलने भर से आपने उस लड़की का कितना मोरल डाउन कर दिया। आप ये कहें भाई लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, ये क्या कि लड़की देखने जा रहे हैं। मतलब हर कदम पे हमारे यहाँ भाषा में ही इतना डिस्क्रिमिनेशन है, तो काम में तो होना ही है। और रही बात खेलने की, तो मैं जब खेलती थी, मेरे स्टेट में टीम नहीं थी, अब मैं खेलूं किसके साथ? मैं लड़कों के साथ खेलती थी। हरियाणा पुलिस की अकेडमी है, मधुबन करके एक जगह है, वहाँ पे मैंने कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मैं जैसे बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे बहुत वो भी मिला है, सपोर्ट भी मिला। तो मुझे एकेडमी में रहने का, एकेडमी में खेलने का, अपनी प्रैक्टिस करने का मुझे मौका मिला। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हरियाणा पुलिस कि उन्होंने मेरी इंडिया टीम में खेलने की इस ख्वाहिश को पूरा करने में मेरी मदद की, और उन्होंने मुझे अपनी एकेडमी में जगह दी। तो हुआ क्या कि मैं जब लड़कों के साथ खेलती थी, वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी, मतलब जो भी उस टाइम पे जो टीम थी एकेडमी में, वो टीम में जब मैं गोल कर देती थी लड़कों को, तो वो आपस में नेक्स्ट डे मुझे वो टीम अपने साथ लेने को तैयार नहीं होती थी, क्योंकि उसके वो ओपोनेंट चिढ़ाते थे उसे कि लड़की से गोल खा रहे। तो ये इस तरह की सिचुएशंस हर जगह रही। फिर मैं मिसेस मिल्खा सिंह से मिली एक बार, मैंने कहा मैम आप बताइए मैं क्या करूँ? हाँ। लड़कियों की टीम है नहीं मेरे स्टेट में, मैं कहाँ खेलूँ, और मेरा लेवल ऐसा है कि मुझे इंडिया टीम में जाना है। फाइनली उन्होंने कहा कि बेटा टूर्नामेंट में भी तुम खेल सकती हो, लड़की लड़कों में खेल सकती है, लड़का लड़कियों में नहीं खेल सकता। तो आप जाइए और जो आपको रोकता है उसे बोलिए मुझसे बात करें। सो दैट वाज कहीं ना कहीं आपको डूबते को तिनके का सहारा हर जगह मिल ही जाता है। और मेरे लिए ये छोटी छोटी चीजें, कंपटीशन बहुत टफ रही क्योंकि आप लड़कों से कॉम्पीट करती थी। मैं लड़कों से कॉम्पीट करती थी और बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। तो मैं उसको अच्छा बताऊंगी क्यों, क्योंकि उनसे करने में मेरा अपना लेवल अच्छा रहा, मुझे प्रैक्टिस के अच्छे पैरामीटर्स मिले, मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हुए, और मुझे हर तरह से वो मिला कि मुझे एक्सपोजर ऐसा मिला कि मेरे लिए कोई चीज़ हवा नहीं रही। इसीलिए मैं कभी भी कोई भी काम करती हूँ तो या करती थी तो मुझे ये नहीं लगता था कि मैं ये क्यों करूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं रहा। टफ गेम इतना है ये कि लड़कों के साथ जब खेलती थी तो मुझे ये नहीं लगता था कि ये लड़का और मैं लड़की हूँ, मुझे तो ये लगता था नहीं मेरी बॉल और मेरा गोल। मैम क्योंकि आप इमेज बिल्डिंग पे भी काम करती हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं उसके लिए, बोलने के लिए अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए 2-3 लाइन अगर बोलना चाहते हैं जो मतलब हम लोगों को या जो यूथ को इंस्पायर कर सके, क्योंकि आपने अभी भी बहुत सही बात बोली थी कि राइट टाइम पे राइट बात बोलना और राइट पर्सन को बोलना वो आना चाहिए। बिल्कुल, राइट प्लेस, राइट पर्सन एंड राइट थिंग यू हैव टू से। ओनली थिंग इज यू नीड टू सी द राइट प्लेस एंड राइट पर्सन। अगर आपकी बात सही है, सही आदमी को बोल रहे हैं लेकिन गलत समय पे बोल रहे हैं, या इस तरह से कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं होगा और आपकी बात को उतना तूल नहीं दिया जाएगा, फिर उसको कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो 2-3 ट्रिक्स बता दीजिए ताकि लोग अपने इस चीज़ पे ध्यान दे सकें। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो आप बोलते हैं, जो आप शब्दों से भावनाओं का पता चलता है और भावनाओं से इंसान का पता चलता है। तो ये आप, लेकिन मैम फेसबुक जैसे जमाने में और व्हाट्सएप वाली इतनी फास्ट लाइफ में तो केवल भावनाओं को तो पता नहीं चलता है, बस शब्द का पता चलता है, तो उस जगह पे कैसे एक्सप्रेस करें? क्योंकि इस लाइक मेनी आप सही कह रहे हैं, आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत डाइग्रेस करती हैं। हाँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि फोकस जब आपका है, गोल आपका सामने है, तो आपको कोई भी चीज़ डाइवर्ट नहीं कर सकती। ऐसा हमारे टाइम में इतना चीजें नहीं थी, डाइवर्ट करने के लिए इतना नहीं था। हमारे लिए बहुत बड़ा सामने एक वो था कि भाई कुछ करना है तो सीधे नाक की सीध में चलो। आप किसी से बात करने का मुझे फायदा नहीं है, लेकिन मेरा गोल डिस्टर्ब हो जाए उसका नुकसान मुझे भरना पड़ सकता था। तो वो मेरे सामने नजर मेरी हमेशा अपने गोल पे रहती थी, बाकी सब साइड में। वही होना भी चाहिए। हाँ। तो ये अगर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।
मैम यंग नेशन के वॉलंटियर्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो सजेशंस क्या होंगे? सजेशन ये है कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं बचपन से मेरा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक गहरा नाता है, बड़ा दिल का रिश्ता है। बच्चे कोई भी हों, मुझे सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, उनका बचपन जी लेती हूँ, चाहे वो मेरे अपने बच्चे हैं, चाहे पहले जब स्टूडेंट लाइफ में थी, हॉस्टल में मैं रहती थी, तो मैं वहाँ पे भी हमको परमिशन नहीं मिलती थी, तो हम गुम्बद पे बैठ के क्लास ले लेते थे, जो अपने बच्चे जो अपना स्लम्स में रहते हैं। तो वहाँ सब लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे, जब मैं आती थी तो दीदी दीदी, तो मेरे हॉस्टल फ्रेंड्स बोलते थे जगत दीदी आ गई। जगह दीदी आ गई है। लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि जरूरी नहीं आपके पास पैसा ही हो कंट्रीब्यूट करने को, और विद्या से बड़ा कोई दान दान नहीं नहीं, है। तो आप स्टूडेंट लाइफ में अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा निभा दें, एक पैशन जीने के लिए काम से अलग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे चल के आपको बहुत बड़ी शांति देता है। वो पैशन ऐसा होना चाहिए कि किसी का भला हो जाए, चाहे आप दिन में किसी एक इंसान को हंसाने का निर्णय ले लें कि आज मुझे किसी के चेहरे पे स्माइल लानी है, क्योंकि उस स्माइल से आपको रिटर्न स्माइल मिलेगी। आप किसी को विश करते हैं, वापस विश कर कोई करता है, आप स्माइल करते हैं, वापस आपको रिस्पॉन्ड मिलता है। तो वैसे ही जब आप कुछ भी किसी के लिए अच्छा करेंगे तो कम से कम और कुछ नहीं तो दुआएं तो मिलेंगी ना, तो कुछ कंट्रीब्यूट हो जाएगा। बीइंग स्टूडेंट्स मैं भी यही करती थी कि आप चाहे एक बच्चे को बनाने का निर्णय ले लीजिए, उसको एडुकेट कर दीजिए, जो आपके पास है उसको वो दे दीजिए, उसको वो सिखा दीजिए, वरना क्योंकि जो आपके पास है अगर वो किसी को नहीं पता चला तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वही है कि आपका गोल और आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। आपने दोनों पे ध्यान दिया? मैंने ध्यान नहीं दिया किसी चीज पे, किया? मैं सिर्फ अभी भी वही है। हाँ। मैं बहुत वो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ या मैं बहुत थॉटफुल हूँ, नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ और मैं करती चली जाती हूँ। मैं फिर ज़्यादा सोचती नहीं उसके बारे में, मैं बस करने का सोचती हूँ कि मुझे करना है करना है करना है, और मैं करती जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। होता चला जा रहा है, जो संचित हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, जो नहीं हो रहा है मुझे वो करना। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है आपको देख करके, ये सब मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बिना पूछे रह नहीं सकता, कि आपने बहुत कुछ अपने अंदर समेट रखा है। ऐसा लाइक आप अपनी बातें शेयर नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मतलब हो सकता है आप शेयर करती हैं। आप छोटे हैं बहुत, लेकिन वो कहते हैं ना कि स्मॉल पॉकेट बिग धमाका। बहुत बड़ा आपने सवाल किया है मुझसे ये, और यस आयुष, आप काफ़ी हद तक ठीक है। मैम की बातें मुझे लगता है आपको इंस्पायर करेगी, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हों, आपको समस्याएं होती हों, आप अगर आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, लेकिन शायद जो मैम ने फेस किया वो नहीं फेस करेंगे आप, क्योंकि लड़कों के बीच में खेलना, लड़कों से कॉम्पीट करना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टेट की अपनी टीम्स हैं। अब मैम ने तो वो टीम्स नहीं देखी, हरियाणा से अकेली गर्ल थी, वो खेलना चाहती थी। तो स्काई इज़ द लिमिट, मेहनत करते रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए और कंट्रीब्यूट करते रहिए। जज्बात को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे, मेरी टीम को और सोना मैम को दी गई इजाज़त। फिर से एक नई सेलिब्रिटी के साथ, एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आपके पास मौजूद होंगे। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।